नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। कैसे हैं सब? तो पिछले एक साल में योजना और कुरुक्षेत्र में क्या क्या न्यूज में रहा वो आज हम देखेंगे इस क्लास में। बाकी आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी और हमने बहुत सारी चीजें रिवीजन में लाई है और एकेडमी आपके लिए बहुत सारा भरसक प्रयास कर रही है। ठीक है, इतनी सारी मैराथन डॉक्टर अमित सर जो है आपके लिए और पूरी टीम लगी हुई है। साइंस को लेकर हो, हर सब्जेक्ट को लेकर मैराथन। ठीक है, और जैसे ही प्रीलिम्स होता है 26 अप्रैल, आई होप बहुत ही शानदार, मैं भी भगवान से दुआ करता हूं कि बस सबका एकदम लिस्ट में नाम हो और फिर उसके बाद में मेंस के रिकॉर्डेड बैच या फिर लाइव लेने हैं तो सीधा आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर पे आना पड़ेगा, चरखी दादरी। 2 महीने की तैयारी, एक बार जरूर विजिट करना, मजा आ जाएगा। मतलब इस तरीके की प्रिपरेशन होगी और अलग ही गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए स्पेशल पीजी, अच्छा खाना, लाइब्रेरी, मेंटरशिप, सब कुछ। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के पेपर भी, इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी एथिक्स नया इस बार सिलेबस में इंक्लूड हुआ वो सबके लिए जो है फायदेमंद रहेगा। वैसे मैं बात करूं, इस क्लास को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस क्लास को मतलब यानी योजना और कुरुक्षेत्र को हमने पार्ट वाइज कर लिया था, जनवरी से लेकर दिसंबर। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे योजना और कुरुक्षेत्र में। पहला जो टॉपिक है वो है ज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत का उदय। मतलब भारत नॉलेज और टेक्नोलॉजी के सेंटर के रूप में उदय हो रहा है, वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है। ठीक है, ऐसा हम क्या कर रहे हैं? तब मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊं तो अपने को ध्यान रखना है। हम किसी भी टर्म्स में बात करें, इकोनॉमी की टर्म में बात करें, ठीक है, तो भी हम जो है कितने लार्जेस्ट है बताओ, फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट है। पीपीपी में बात करें, थर्ड नंबर पीपीपी पे। साइंटिफिक में बात करें, पेटेंट में 6 पे। हर एक सेक्टर में इंडिया जो है बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, योजना को लेकर हो, हमारे कुछ मिशन हो, सुपर कंप्यूटिंग मिशन हो, ठीक है, एनएसएम वाला हो, क्वांटम मिशन हो, ठीक है, एआई मिशन हो, तो इंडिया हर जगह हर लेवल पे। साथ में जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट हो, पंचामृत जो हम COP26 में लेके आए थे ग्लासगो, उसको लेकर हो। मतलब स्पेशल आप देखो, जो है एग्रीकल्चर में हम बात करें तो एग्रीकल्चर में जो है जीडीपी योगदान 20% के आसपास है। तो वहां पर वर्क फोर्स कितना काम करती है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन को लेकर बात हो, व्हाइट रिवोल्यूशन को बात हो, एटॉमिक एनर्जी में रिसेंटली एक बिल आया है, शांति बिल। इसके अलावा जो हमारा टारगेट है 100 गीगावाट हमें 2047 तक अचीव करना है। साथ में हम SMR रिएक्टर लगा रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक है, ये क्या होता है? साथ में स्पेस को लेकर इसरो डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है, कॉमर्शियल तरीके से कॉमर्शलाइज हो रहा है। ठीक है, बहुत सारा हमारे जो फॉरेक्स यहाँ से आ रहा है, मेडिसिन हो, फार्मास्यूटिकल हो, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब बात करें तो वॉल्यूम वाइज हो, ये हर तरीके से हम बात करते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में आप पढ़ते हो, डॉक्टर अमित सर आपकी क्लासेस ले रहे हैं, तो वहां पर आपको प्रोग्रेस ही दिखेगी इंडिया की। चाहे कोई भी पोर्टल हो, किसानों के लिए पोर्टल हो, इंडस्ट्री के लिए पोर्टल हो, चैंपियन पोर्टल हो, MSME की बात करें तो इंडिया मतलब टेक्नोलॉजी और नॉलेज को मिला के जो है केंद्र के रूप में भारत का उदय हो रहा है। चाहे बहुत सारे यूनिकॉर्न हो, बहुत सारे स्टार्टअप हो। अब आप समझ गए ना कि आपको हर सेक्टर में जाना है, हर सेक्टर में देखना है। प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करें विशेष करके आत्मनिर्भरता पर देश के फोकस ने स्वदेशी समाधान और नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि को जन्म दिया है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप हम बात करें, आज भी हम जो है फॉसिल फ्यूल यानी कोयले पर जो भारत की निर्भरता है वो 60% से ज्यादा है, और बिजली में तो 70% कोयला यूज होता है। तो हमें एक हमारा टारगेट है कि भाई 2030 तक हमें लेके जाना है 500 गीगावाट, ये ताकि कम से कम 50% एनर्जी तो हम रिन्यूएबल एनर्जी से निकालें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इन पे जो है कहीं ना कहीं का असर जो है वो और कम देखने को मिलेगा, जिससे जान माल धन इनकी हानि जो है नहीं होगी। ठीक है, और हम अच्छे से एक लिविंग स्टैंडर्ड के रूप में रहेंगे, ताकि वहां पर बहुत सारे इंडिकेटर, SDI इंडेक्स हो जो UNDP जारी करता है, जिसमें इंडिया की कौन सी रैंक है बताओ जरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स हो, ठीक है, इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो, तो वहां पर उस इंडेक्स में इंडिया जो है बढ़िया रैंक ला सके। या कुछ क्रेड जो है एजेंसियां होती है जो रेटिंग देती है, रेटिंग एजेंसियां वाली। ठीक है, जैसे क्रिसिल हो, मूडी हो, या IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो हमारे लिए और तारीफ करे। ठीक है, तो अगर बात करें इंडिया डिजिटल इंडिया को लेकर हो, स्टार्टअप इंडिया को लेकर हो, UPI भुगतान जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे, इंक्लूसिव
टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोग्रेस के लिए भारत की जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाती है, और इसे वैश्विक, ये ग्लोबल लीडर के रूप में इंडिया को देखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत अगर बात करें, अब आप ध्यान रखना, जो हम बात करते हैं 5वें पे है, नंबर पे है इंडिया, जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में बात करें तो 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मापी जाती है नॉमिनल जीडीपी में, क्योंकि हम महंगाई को गणना नहीं करते, इन्फ्लेशन को हम जो है काउंट नहीं करते हैं। रियल जीडीपी में क्या होता है, इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं। तो आपने नाम सुना होगा जीडीपी डिफ्लेटर। ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ। जीडीपी डिफ्लेटर, कांस्टेंट प्राइस की बात करें, स्थिर मूल्यों की बात करें, करंट प्राइस मतलब प्रस्तुत मूल्यों की बात करें, अभी बेस ईयर चेंज करने की भी बात आई है। तो 2020-21 बात करिए गोल्डार कमेटी, कौन सी कमेटी है, गोल्डार कमेटी ने बोला है कि भाई पहले 2011-12 का बेस ईयर था। बेस ईयर का मतलब होता है कि वहां पर हम महंगाई की गणना को शामिल करके चलते हैं। ठीक है, तो नाम मात्र वाला ये हो गया। साथ में बात करें राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में हमारी जो टेक्नोलॉजी वो किस तरीके से है, तो एक हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है कि इंडिया अब भी आज भी जो एक्सपेंडिचर है जीडीपी का, स्पेशल R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, अनुसंधान और विकास में, यहां पर इंडिया मात्र 1% से भी कम खर्च करता है, आधा % मान लो। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक विडंबना है। क्या है, ये हमारे लिए एक विडंबना है कि हमें इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप साउथ कोरिया में देखोगे 6% के आसपास है, यूएसए में देखोगे तो 3 से 4% वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करते हैं। आप इकोनॉमिक सर्वे जो अभी रिसेंट वाला आया 2025-26 उसको भी आप देखोगे और पाओगे तो आपको लगेगा कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बिल्कुल ही खर्चा नहीं करती, उनका एक कोई डिपार्टमेंट ही नहीं होता। HR डिपार्टमेंट तो खूब होता है हायरिंग के लिए, लेकिन R&D डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि R&D को करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और उसकी रिटर्न जो बहुत कई सालों बाद मिलती है, और कोई भी जो है इंडस्ट्री को बहुत जल्दी जो है पैसे चाहिए, तो वो R&D में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सरकार फिर भी कर रही है, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री जो भी है, रिलायंस हो जो भी, ठीक है, वो नहीं कर रहे हैं इतना। तो इसके अलावा बात करें हम इस प्राइवेट क्षेत्र में विशेष रूप से 2 सेक्टर इन्होंने बताए हैं, एक तो फार्मास्यूटिकल और IT और टेक्सटाइल, ये 3 सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल, IT और टेक। फिट जो है वो GE यानी ग्रॉस, अगर बात करें एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 36.4% का योगदान देते, क्योंकि यहां पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। आप फार्मास्यूटिकल दवाई लेके आ रहे हो तो लोगों को पता होना चाहिए कितना क्या हो रहा है, तो यहां पर जो है आप देख सकते हो। इसके अलावा हमारे जो पब्लिकेशन है उसमें भी 2.5 गुना वृद्धि देखी गई है, कि हम जो है साइंटिफिक प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, जिससे हमारा कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग, स्टेम जिसको बोलते हैं STEM, स्टेम टेक्नोलॉजी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है, सोचो जरा। नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में बात करें, इनोवेशन में आप इकोनॉमिक सर्वे में देखोगे तो एक हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, कौन निकालता है कमेंट बॉक्स में बताओ। इस इंडेक्स में हम बात करें इंडिया की रैंक अब जो है 38 है 2025 में, तो लगातार डे बाय डे हमारी रैंक इंप्रूव हो रही है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, और स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का है, ऐसी पहलों के साथ भारत एक ग्लोबल इनोवेशन सेंटर बन गया है, जिसमें ये सारी जो है कार्यक्रम और ये हो रहे हैं। ठीक है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज हो गया। ठीक है, प्रौद्योगिकी का इकोनॉमिक प्रभाव क्या पड़ता है, तो उसमें भी बहुत सारे बोले हैं कि भाई विनिर्माण क्षेत्र को जो है उद्योग इंडस्ट्री 4.0 प्रौद्योगिकी से बिल्कुल लाभ हुआ है। ठीक है, डिजिटल जो है सर्विस डिलीवरी है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। ऐसे कई हमारे प्रोग्राम है जो इंपॉर्टेंट है, निधि और BIRAC जैसे कार्यक्रम शिक्षा और उद्योग के बीच में सहयोग को बढ़ावा देते हैं, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बात करें जो हमारी टेक्नोलॉजी का है सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, तो आप ये देख सकते हो योजना और कुरुक्षेत्र से आपको ये फायदा मिलता है। मैगजीन मेंस में आप ऐसे हो गया, ठीक है, या कोई बड़ा सा कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया उसको हैंडल करना है, तो यहां पर ये चीजें और फैक्ट काम में आते हैं। कि 2015 में शुरू किया गया डिजिटल इंडिया मिशन, जिसने सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को बदल दिया है, जिससे क्या हुआ, इंक्लूसिविटी, मतलब जो अंत्योदय यानी जो सबसे पीछे आदमी था वो भी आ गया है इसकी वजह से। और इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी आई है, ताकि डीबीटी, देखो डीबीटी सीधा खाते में आता है, नहीं तो पहले क्या है कि एक दूसरे के जरिए पैसे खा जाते थे तो आदमी तक तो पहुंचता ही नहीं था। ठीक है, इससे इनको बढ़ावा मिला है। कैसे बढ़ावा मिला है, क्या किया हमने, आधार यूज किया हमने, कॉमन सर्विस सेंटर यूज कर दिया हमने, डिजी लॉकर जैसी पहल लेके आगे, जो हमारे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, फाइनेंशियल सर्विस तक जो एक्सटेंड हो गई। ठीक है, और इससे क्या है, खास करके जो लाभ मिला शहरी क्षेत्रों को तो मिला ही मिला, ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिला। ठीक है, और आप डेटा देख लो,
डिजिटल इंडिया की आपको सफलता दिखती है कि क्वेश्चन पूछे डिजिटल इंडिया कितना सफल है, तो आप यहाँ पर कोट कर सकते हो कि 1 महीने में 15 बिलियन से अधिक यूपीआई लेन देन द्वारा प्रदर्शित होती है। अभी रिसेंट में आईएमएफ ने भी बोला था कि सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो यूपीआई से हो रही है और वो इंडिया का है। ठीक है, तो आईएमएफ ने भी यूपीआई की जो है तारीफ करी है। ठीक है, तो अपने लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हम बात करें ई संजीवनी जो हमारा पोर्टल हो गया या आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म ने हमारे खास करके बात करें तो बुनियादी ढांचे में सुधार किया है। तो ये ध्यान रखना, ये आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है किसको लेकर है, वन लाइनर आ जाए तो ध्यान रखना बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर है। ठीक है, साथ में हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है कस्तूरी रंगन कमेटी, ये 2020 वाली है, ये 21वीं सदी के स्किल से लैस करने के लिए एक बहुविषयक शिक्षा है। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये मेंस में जब आप लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे। फिलहाल तो प्री आपको टेंशन हो रही होगी, लेकिन होगा मेंस में। ठीक है, डोंट वरी। वैक्सीन मैत्री जैसी इनिशिएटिव जो हमारे कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के नवाचार को लेकर कोवैक्सीन का स्वदेशी विकास और वैक्सीन मैत्री जैसी वैश्विक पहल शामिल है जिसने स्वास्थ्य सेवा क्षमताओं को जो है उजागर किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखने योग्य है, नोटेड है। ठीक है, साथ में हमारा जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है एनएसएम, इसमें बहुत सारे सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड हो रहे हैं, जिसमें बात करें परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम सिद्धि। ठीक है, तो ये बहुत सारे। और इसके अलावा हम बात करें प्रौद्योगिकी का स्ट्रेटेजिक क्या प्रभाव पड़ता है, स्ट्रेटेजिक प्रभाव में बात करें तो ये जो हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है 82-83 का, जिसके अंदर पटना 5 अग्नि जो मिसाइल है अग्नि पृथ्वी वो डेवलप की गई। ठीक है, आईएनएस विक्रांत जैसे कार्यक्रम हो गए, साथ में अंतरिक्ष में बहुत सारे पीएसएलवी लॉन्चर हो गए, चंद्रयान 3 हो गए, इन सब के बारे में हमने बात करी है। हमारी जो पिछली करंट की क्लासेस हुई है उसमें मैंने खोल खोल के बताया आपको, ओपन 360 डिग्री एनालिसिस किया है। ठीक है, तो वहां पर आपके काम आएगा। एनएसएम क्या है, एनएसएम का उद्देश्य भारत को जो है अगली जनरेशन की टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाना। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वो ऐसे। और परम शिवाय जो है ये सुपर कंप्यूटर उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में देश की प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, साथ में हमारा एक मिशन और है डीप ओशियन मिशन, जो समुद्र तल की खोज करता है और संधारणीय संसाधन, ठीक है, यानी सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट पर केंद्रित है, जिससे मानव युक्त पनडुब्बियां 6000 मीटर तक पहुंचती है, नीचे अंदर तक। तो वहां पर जो भी हीरे जवाहरात है वो हमारे लिए ला सकती है। ठीक है, और ये निष्कर्ष होता है जो आप लिखते हो, आप ढूंढते हो कैसे निष्कर्ष लेके, वो योजना और कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो एकेडमी से बिल्कुल कॉन्टेक्ट में रहे, क्यों एकेडमी के सारे जो लोग है वो सिलेक्टेड है और डॉक्टर अमित सर जो है एकदम परख के लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो एकेडमी पे कोई आपको टीचर नहीं मिलता है, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी टीचर है सारे हीरे हैं और बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं सिकल सेल रोग। तो सिकल सेल रोग में 2-3 बातें पता होनी, एक तो कंसेप्ट पता होना चाहिए और एक इंडिया का टारगेट क्या है। तो इंडिया ने ये बोला है कि भाई सिकल सेल रोग है, इसको हमें 2047 तक खत्म करना है। ठीक है, तो सिकल सेल रोग एक जेनेटिक विकार है, एक वंशानुगत आनुवंशिक विकार है। क्या होता है ये एक जो हीमोग्लोबिन है उसकी आकृति जो है हंसियाकार हो जाती है आरबीसी की, असामान्य हीमोग्लोबिन है जिसके कारण आरबीसी जो कोशिका है वो अर्धचंद्राकार आकार ले लेती है। वैसे हम बात करें, इसको हमने बहुत एक साइंस की क्लास में पढ़ा था, जनरल साइंस के क्वेश्चन करवाए थे एससीएस 5 साल के पीवाई को, तब मैंने आपको टेबल बनवाई थी। तब हमने बोला था कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इसका मतलब हंसियाकार स्थिति के कारण आरबीसी का जो जीवन काल है वो हो जाता है कम हो जाता है, मर जाती। इससे क्या होगा, क्रोनिक एनीमिया होगा और गंभीर दर्द की समस्या होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न विरासत में मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो आपको ये ध्यान रखने हैं तो ये याद कर लो, ये अपने इंपॉर्टेंट है। अब ये ध्यान रखो, ये राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो है ये 2023 में, ठीक है, 2023 में, मतलब सिकल ऐसे याद करो, सी से 3 लास्ट में। तो ये लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया खत्म करना। साथ में ये हर जगह नहीं है, 17 राज्यों को हमने टारगेट किया है और ये अनुभव ध्यान रखना, उम्र जो है 0 से 40 है। ठीक है, योजनाओं की उम्र पूछी जाती है ना, कौन सी योजना में कब एलिजिबल आदमी, तो वो सब इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगली है कृषि के लिए, तो कृषि के लिए अपने ध्यान रख लो, मोटे मोटे याद करना, बाकी तो देखो सब इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ना। 6 पॉइंट फॉर्मूला है, ये हमने पेश किया है। ठीक है, 6 पॉइंट फॉर्मूला क्या है, 6 पॉइंट फॉर्मूला वही मोटा मोटा। इसमें हम बात करें एमएसपी वाला, थोड़ा ध्यान रखना। एमएसपी जो है सरकार ने 18-19 में 1.5 गुना मार्जिन कर दी, 18-19 और
22 नोटिफाइड फसलें आती है एमएसपी में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। ये गेहूं, रेपसीड, दालें, मसूर, चना सब एमएसपी में है। ठीक है, मानसून प्रभाव भी ठीक है। ये हमारे लिए मुख्य कृषि पहल में आप ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल कृषि मिशन, पैसे याद नहीं करने हैं। ठीक है, पैसे बिल्कुल आपको याद नहीं करने हैं, पर डिजिटल कृषि मिशन जो है ये ध्यान रखना है आपको। डिजिटल कृषि मिशन क्या है? तो ये मिशन है एग्री स्टेक। एक तो ये याद करो, एक याद करो कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। इसके दो घटक है। पहला क्या है? एग्री स्टेक। दूसरा क्या है? एग्रीकल्चर डिसीजन असिस्टेंस, ऐसे याद करो, केडीएस। ठीक है, और मृदा प्रोफाइल मैपिंग के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना, ये इसका टारगेट है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये इतना याद कर लेना बस। बाकी अमृता योजना में एक ध्यान रखो, कृषि उन्नति योजना। तो आप जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो उसमें 8 योजनाओं को मर्ज करके ये बनाया कृषि उन्नति योजना। जैसे एक पूर्व वाली योजना है डोनर। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे और योजनाएं हैं वो सारी की सारी यहां से है। ठीक है, बाकी हमारे जो है प्रमुख कृषि आयात और निर्यात ये एपीडा जो है करती है। इसमें हम जो है रिसेंट में चावल हम निर्यातक बन गए हैं, सबसे बड़े, इंडिया नंबर 1 है चावल पे। साथ में प्याज को लेकर भी जो है हम अच्छा निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, पाम ऑयल तो मंगवाते हैं बाहर से, मलेशिया से। साथी पोर्टल थोड़ा ध्यान रखना, साथी पोर्टल क्या करता है? तो किसानों को सस्ती कीमतों पर क्वालिटी सीड उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो ये साथी पोर्टल है। फसल बीमा योजना, इन सब के बारे में आप जानते ही हो। कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो ये ध्यान रखना है 10,000 से अधिक इकाइयों की स्थापना, और ये लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन हो गया, नेशनल जो नेचुरल फार्मिंग एग्रीकल्चर मिशन, ये 1 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है 2 साल के भीतर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जलवायु परिवर्तन में सरकारी पहल, तो ये आपको पंचामृत मिशन के टारगेट पता होना चाहिए। ठीक है, 2030 तक हमारे टारगेट है। इसमें एक पहले हमारा 2022 तक था, फिर हमने इसको बढ़ा के 8 साल आगे बढ़ा दिया और टारगेट चेंज कर लिए। तो उत्सर्जन तीव्रता में कमी यानी इमिशन इंटेंसिटी में कितनी कमी लेके आएंगे? तो हमारा जो टारगेट है वो है 2030 तक 45% की कमी। ठीक है, पहले कितना था? ये 35 था। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि 45% की कमी लानी है। साथ में दूसरा नॉन फॉसिल फ्यूल में, तो आप सबको पता ही है 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करेंगे। सौर ऊर्जा मील के पत्थर में बात करें तो ये एक अलग से टारगेट है। ठीक है, अब पीएम सूर्य घर योजना सब जानते हो आप। कुल मिला के आपको ध्यान रखना 2024 में लॉन्च की गई, सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देना है। ठीक है, 1 करोड़ घरों पर है, 75,021 करोड़ है, हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली है, मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 है। ठीक है, बाकी अलग अलग परसेंट है। तो ये ठीक है, और इसके अलावा बात करें यहाँ पे गोवर्धन पहल, थोड़ा ध्यान रखना क्या पहल है। गोवर्धन इनिशिएटिव क्या है? जैविक कचरे को बायोगैस में बदलना, एक परिपत्र यानी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। तो गोवर्धन पहल में अगर एक फैक्ट आ जाता है कि भाई इसका उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। सर्कुलर का मतलब क्या है? एक होती लीनियर इकोनॉमी कि जैसे आपने यूज किया और फेंक दिया लेकिन आप वापस रिवाइव कर रहे हो, ये होती सर्कुलर इकोनॉमी। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ऐसे। ठीक है, ये तो ऐसे ही अभी रिसेंट 7R मिशन हुआ था, जयपुर में हुआ था। जयपुर में एक मिशन हुआ था, एशिया प्रशांत में स्पेशल मिशन था एक। ठीक है, इसके अलावा मिस्ट्री ध्यान रखना, मैंग्रोव से रिलेटेड है। मैंग्रोव, अमृत धरोहर याद कर देना, आर्द्र भूमि को लेकर है। ये सारे इकोनॉमिक सर्वे बजट में आए हुए क्वेश्चन है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, तो ये क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का उद्देश्य जो है वो वनारोपण और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली को प्रोत्साहित करना, मतलब मिटिगेशन को। ठीक है, और जिससे हमारा एक पंचामृत में मिशन है नेट जीरो। तो नेट जीरो हमारा 2070 का टारगेट है, 2070 का टारगेट है नेट जीरो कार्बन, नेट जीरो इमिशन। ठीक है, सोलर पार्क योजना क्या है? 2014 में शुरू हुई थी, इतना ही ध्यान रखना। इको मार्ग 1991 में शुरू हुई थी। ये इको मार्ग यहाँ लगता है, साबुन हो गया, पेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वस्त्र हो गया, जैसी कैटेगरी में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देना, यानी कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली है वो। ठीक है, तो इको मार्ग योजना को जो है इस मिशन के तहत 2014 को लॉन्च किया गया। ठीक है, सीडीएक ने बनाया। इसके अलावा हमारा एक और प्रोग्राम है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि 2019 में शुरू हुआ था, जिसका टारगेट क्या है? 2024 तक 132 शहरों में, ये ध्यान रखना, PM10 और PM 2.5 के स्तर को कितना कम करना है? 20 से 30% कम करना है। वैसे हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें 8 गैसें, ठीक है, अलग अलग, PM10, PM 2.5, O3, NH3, CH4,
लेकिन CO2 है, ठीक है, CO2 नहीं है, AQI में CO2 नहीं है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये NAPCC मिशन है, ये 2008 में शुरू हुआ था, पूरा प्रॉपर बता रखा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। वो COP27 में एक टारगेट लिया था LT लेड्स, ठीक है, कम कार्बन बिजली, टिकाऊ परिवहन, शहरी अनुकूलन, संवर्धित वन और CO2 हटाने के लिए संक्रमण को रेखांकित किया। जिससे क्या है, जिससे ये सीधा ये ऐसे बन सकता है, समानता और जलवायु न्याय पर निबंध लिखो। तो आपको यहां बताना है कि ये टारगेट कैसे था, 2070 नेट जीरो की रणनीति, COP27 में आया, LT लेट्स के तहत, तो नंबर आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे, ठीक है। बाकी निष्कर्ष आपको हर एक के देखने हैं जब मेंस दोगे तब। भारतीय ज्ञान प्रणालियों में जो है ये बिल्कुल अपने काम का है नहीं, ठीक है, नॉलेज सिस्टम को लेकर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर में इतना ध्यान रख लो, बनाया किसने था, 13वीं सदी में बनाया था, राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था, सेकंड ने नहीं बनाया था, उड़ीसा के पुरी जिले में, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। पंचरथ मंदिर है और सूर्य देव को समर्पित, बस। बाकी अपने याद नहीं करना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें नहीं होती पॉसिबल। इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, कुछ चीजें हैं जो आपको स्किप करनी पड़ेगी क्योंकि मेंस का पोर्शन है। अगला है भारत जो है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, ये एक नया टॉपिक है कि आखिर ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है क्या, ठीक है। तो जीसीसी की बात करें, जीसीसी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीसीसी अपतटीय या निकटवर्ती इकाइयां है, यूनिट है जो मूल कंपनी को विशेष सेवाएं प्रदान करती है। कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, और उनको बहुत सारे लोगों को कस्टमर से रिलेटेड काम करने हैं, तो उन्होंने क्या एक सेंटर खोला और वहां पर कस्टमर बिठा दिए कॉलिंग वाले, वो कॉल कर रहे हैं लेकिन कंपनी यूएसए में, ऐसे। तो उस कंपनियों को फायदा दे रहे हैं, तो हम है तो नंबर 1 पे, आप देखोगे वैश्विक इन हाउस सेंटर बोल सकते हैं हम। सेवा प्रावधान की बात करें, ये R&D में हो गया, व्यवसाय प्रक्रिया में हो गया, IT में हो गया, बहुत सारी सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे भारत में 1800 से ज्यादा जीसीसी है, जो दुनिया के कुल जीसीसी के आधे से ज्यादा है, मतलब 50% हमारा योगदान है। लेकिन भारत के लिए इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि जीसीसी हमने दूसरे देशों के लिए बनाए हैं, हमारे लिए नहीं, हमारी कंपनियों के लिए नहीं है। तो ये एक थोड़ा विषय है ऐसा। तो लोकल इकोनॉमी में ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट प्रदान करते हैं। मल्टीप्लायर कैसे, कि सीधे 2 मिलियन लोगों को रोजगार, 20 लाख लोगों को तो रोजगार देते हैं डायरेक्ट ये। साथ में बात करें बाजार वृद्धि में, नेस्कॉम ने बहुत ज्यादा रिपोर्ट बताई कि हर साल 10% से ऊपर जो है ग्रोथ रेट से गुजर रहा है। दूसरा, अगर आप इस पे 1 रुपया निवेश करते हो, बदले में आपको 3 रुपए मिलेगा। अगर आपका कोई बंदा एक नौकरी लगा है तो अपने आप 5 इनडायरेक्ट नौकरियों का सर्जन करेगा, यानी एक नौकरी है 5 इनडायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी, तो व्यापार करने में आसानी होगी, ठीक है। इसके अलावा एक फ्रेमवर्क ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है, स्पाइस प्लस फ्रेमवर्क। ये क्या होता है, स्पाइस प्लस फ्रेमवर्क का काम एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है या टाइम को रिड्यूस करने के लिए कंपनी निगमन को सरल बनाता है, थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा एक जन विश्वास अधिनियम है जो 2024 का है, 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183, याद करो 183 प्रावधानों को जो है अपराध मुक्त किया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो आप देखो इंडिया ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, 2015 में हमारे पास 1000 थे, आज हमारे पास 2400 है, 2030 तक 24 हो जाएंगे, आज हमारे पास 1800 है। तो मार्केट साइज आप देख लो, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 11.4% की वृद्धि दर के साथ आज 60 बिलियन का है 2022-23 तक, ठीक है। तो एफडीआई पॉलिसीज में हम बात करें, कुछ मेक इन इंडिया में हमने 100% विदेशी स्वामित्व बता, विदेशी कंपनियों के लिए अधिक स्वतंत्रता सक्षम बनाता है। स्किल इंडिया डिजिटल जो है ये 2023, ठीक है, जिसने केंद्र, राज्य सरकार, निजी संगठन, हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को शामिल करते भविष्य के लिए तैयार कौशल विकसित करने के लिए एक सहयोगी पहल है, ठीक है। उच्च हाई वैल्यू सर्विसेज में परिवर्तन, तो भारत जो है जीसीसी में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित तो कर रहा है, तो ये हमें पता ही है, ठीक है। और क्या प्रभाव है क्या नहीं है वो सारी चीजें हमने देख ली। ग्रामीण विकास में इसरो की भूमिका बहुत बढ़िया है, ठीक है, एग्रीकल्चर को लेकर हो, उसकी प्रोडक्टिविटी को लेकर हो, रिमोट सेंसिंग सेक्टर की बात हो, ये हमने बात कर ली ऑलरेडी, ठीक है, फसल बीमा की बात हो, वाटर साइड की बात हो, तो ये सारा सारा हमने पढ़ रखा है, ठीक है। और विशेष करके इकोनॉमी में आ जाएगा। एड्यूसैट हो, दुनिया का पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है,
ई संजीवनी हो, ठीक है, टेलीमेडिसिन हो, स्वामित्व योजना के लिए इसरो की बहुत बड़ी भूमिका है, 2020 में शुरू हुई थी, पट्टे देना वो, इसको भी हमने ऑलरेडी देखा पिछली क्लास में, ठीक है। भारत नेट की बात हो, आप सब जानते हो, जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना है, 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है, जो ई गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट को लेकर प्रावधान करती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसरो से रिलेटेड रिसेंट के सैटेलाइट वगैरह आप देख के जाना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अभी जैसे ये इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है, स्पेस जो है, स्पेस को लेकर इकोनॉमी में क्या योगदान है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 2035 तक इतनी है, 630 बिलियन डॉलर से बढ़कर अब हो जाएगी 1.8, मतलब 630 से सीधा 2 ट्रिलियन। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत बड़ी संस्था है ये, ठीक है, जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर देखोगे ना आप, हर साल 9% से बढ़ती है। तो भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है वो तेजी से और बढ़ने की उम्मीद है, जो 2030 तक बोला है कि 26% की बढ़ेगी, और ये 77 बिलियन डॉलर है। तो ये आपके काम की चीज है। अगर मान लो कोई स्पेस से डेटा आता है, कोई स्ट्रेटेजिक से, रणनीतिक से कोई डेटा आता है, तो आप डेटा ये चेप देना बस, ठीक है, सीधा एग्जाम में। यूएसए की तो ये प्रोग्राम ये चला ही रहे हैं, यूवी का, इसरो का हो गया, ठीक है। सूखा बाढ़ को लेकर ये हर बार जो सैटेलाइट है वो बताते ही हमें कब बारिश आने वाली, कब क्या होने वाला। एनडीवीआई ध्यान रखना, ये वनस्पति सूचकांक है, पूछा जा सकता है एनडीवीआई क्या है, तो ये वेजिटेशन सूचकांक है, वनस्पति सूचकांक है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता ही है, कुसुम योजना जो है 2019 में शुरू हुई थी, काम है ग्रामीण क्षेत्रों, ठीक है, ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना, ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा समाधानों की सुविधा, ठीक है। इसमें 3 घटक है। घटक ए जो है विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र की बात करता है, घटक बी स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप की बात करता है, ठीक है। वित्तीय सहायता की बात करें, राज्य सरकार द्वारा 30% सब्सिडी मिलती है, और घटक सी में ग्रिड से जुड़े पंपों का सोलराइजेशन। तो घटक बी में पंप ध्यान रखना, तीसरे में जो है ग्रिड से जुड़े पंपों का सोलराइजेशन करना, ठीक है। तो ये हमारे काम का चीज है और पूछी जा सकती है सीधी सीधी एग्जाम में। अगला है राष्ट्रीय सौर मिशन, जो कि 2000 भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में 2010 में शुरू किए गए। राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना, ठीक है। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है और ये प्रॉपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये पैट है, पैट का उद्देश्य यही है, परफॉर्म, अचीव और ट्रेड करो। पहले परफॉर्म करो, फिर अचीव करो, फिर ट्रेड करो। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भारत की आर्थिक वृद्धि है ऊर्जा खपत से निकटता जुड़ी हुई है, या आप ऊर्जा खपत को किस तरीके से, आप ज्यादा एमिशन करोगे, ठीक है, तो आपको कहीं और से जो है क्रेडिट लेना पड़ेगा, कार्बन क्रेडिट, सीसी लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कम करोगे तो आपको फायदा होगा बदले में। तो ये ऊर्जा बचत को लेकर है, एनर्जी सेविंग को लेकर है, पैट, ठीक है, पैट, पैट साइकिल, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन है, ये 2015 में लॉन्च हुआ था, इसके बारे में बहुत काफी पुराना हो गया है, ठीक है, तो इसको समझने की जरूरत है नहीं। थोड़ा ये कुछ चीजें हैं, ध्यान रख लो। एक है स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी, स्टील स्क्रैप, ये 2019 की है। नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ, ये प्रोग्राम 2019 का है, पूछे जा सकते हैं ऐसे। ये क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग। नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान जो है ये 2018 का है, ठीक है। और बाकी जो है उन्नत ज्योति भी अफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल, उजाला, उजाला ध्यान रखना, उजाला स्कीम 2015 की है, ठीक है, एलईडी को लेकर है। नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन है, ये 2015 का है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 का है। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम ध्यान रखना, ये पैट स्कीम आई थी 2012 में, ठीक है, 2012। ग्रीन हाइड्रोजन 2023 का है, इसका टारगेट है 5 मिली मेट्रिक टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ग्रीन हाइड्रोजन का अलग से भी डेटा आएगा।
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये मिशन 2030 तक हर साल कम से कम 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, तो टोटल कितना कर लेगा? 5 साल 10 साल का कोई प्रोग्राम होगा तो 50, हर साल 5 है तो 5 × 10, तो ठीक है 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, 6 लाख न्यू ग्रीन जॉब क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए बेस्ट है। जैव ईंधन ध्यान रखना, बायोफ्यूल जो पॉलिसी है वो 2018 की है, बायोफ्यूल पॉलिसी, इसके लिए एक स्कीम भी है जीवन, ठीक है। अब बायोफ्यूल अलग अलग प्रकार के होते हैं। 1G होता है वो तो खाद्य फसलों का होता है, 2G होता है वो गैर खाद्य फसलों का होता है। जैसे खाद्य मतलब एथेनॉल, गन्ना है, मक्का है, मक्के से गन्ने से बन गई एथेनॉल, बायोडीजल वनस्पति तेल से बन गई। लेकिन सेल्यूलोजिक एथेनॉल है, ये फसल अवशेष लकड़ी के सिप से, फसल अवशेष खाते थोड़ी हो आप, गन्ना खाते हो, मक्का खाते हो, वनस्पति तेल खाते हो, इससे बनता है। तो 1G खाद्य फसलों से, 2G गैर खाद्य फसलों से, तीसरे जो है वो सेवाल, सेवाल जैसे विशेष रूप से उगाए, और चौथी पीढ़ी के बहुत ज्यादा है सिंथेटिक, जीव विज्ञान और कार्बन कैप्चर जैसी उन्नत तकनीक शामिल है, ठीक है। तो 1G 2G बायोफ्यूल ध्यान रखना। बायोफ्यूल जो इनिशिएटिव है 2003 में शुरू हुआ, ठीक है। प्रगति, प्रगति जो स्कीम है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो सरकार ने ये डेवलप किया कि भाई बहुत कम समय में VC हो, ठीक है। तो हमारे जो बड़े बड़े प्रोग्राम है, साथ में न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण को दर्शाती है प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रगति की फुल फॉर्म में, पहले यहाँ पे स्वागत हुआ करता था प्रगति की जगह, ठीक है। 2003 में शुरू हुआ था स्वागत, जो प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग द्वारा शिकायतों पर राज्य व्यापी ध्यान से प्रेरित है, जो इसे राष्ट्र निर्माण, परियोजना निष्पादन और शिकायत निवारण के व्यापक तंत्र के रूप में विकसित करता है। स्वागत, ठीक है, स्वागत। स्वामित्व जो पहल है ये 2020 की है, ड्रोन आधारित भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण है, ठीक है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, एक ही शहर में केवल 12 महीनों में डिजिटल नवाचार का उपयोग करके 1100 घरों का निर्माण किया गया। सौभाग्य योजना जो है घरेलू विद्युतीकरण से लेकर 2017 में लॉन्च हुई। तो ऐसी मैच द फॉलोइंग योजनाएं पूछी जा सकती है, ठीक है। और तो मोटा मोटा तो इसमें मेन मेन यही, मधुमक्खी पालन को लेकर इन्होंने बताया है। मधुमक्खी पालन में कोई डेटा याद करो, इसे हम मीठी करांदी भी बोलते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर 8वां सबसे बड़ा शहद उत्पादक है, ठीक है। खास करके जो शहद होती है वो पंजाब, पश्चिम बंगाल इस साइड होती है, और इसके लिए हमारे मिशन भी है। मिशन है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, NBHM, जो कि 2020 का है। इसका उद्देश्य शहद उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना। दुनिया भर में बागवानी में अगर बात करें तो फलों और सब्जियों में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत, और बागवानी उत्पादन जो है खाद्यान्न से भी ज्यादा है, ठीक है। ये एक फैक्ट पूछा जा सकता है आपको इकोनॉमी में, बाकी इकोनॉमी का ये फैक्ट है, इकोनॉमी के टर्म है ये। संपदा योजना क्या करती है? इसका हमारा टारगेट है मेगा फूड पार्क बनाना, और बुनियादी ढांचे के लिए 6000 करोड़ की योजना है, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, और ये हमारी ये प्रधानमंत्री माइक्रो एंटरप्राइज है, जो एक जिला एक उत्पाद के लिए सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए 10,000 करोड़ की योजना है। PLI आप सब जानते हैं 2020 की है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। केंद्रीय बजट में बात करें तो यहाँ पे जो है पूरा इकोनॉमी का पोर्शन है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, और वो सारा का सारा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सर ने आपको करवा दिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। एक प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, ये योजना है 100 जिलों में एकीकृत कृषि विकास करना। मतलब जैसे आपने नीति आयोग का प्रोग्राम सुना होगा ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो उसमें क्या है कि सबसे गरीब जो जिले हैं उनको एक टारगेट करके एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया, ऐसे ऐसे जिले गरीब होंगे। तो ऐसे ही करके इन्होंने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लेकर जो है ये चीजें करी है।
ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड है, ये 98 का है, 1998 का है। तो ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। उत्पादकता में सुधार के लिए 100 कम उपज वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित किया है। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि अधिक उपज वाले। इस योजना का उद्देश्य 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना और क्षेत्रीय कृषि असमानता को कम करना है। ठीक है। 5 वर्ष का एक कपास का प्रौद्योगिकी मिशन भी है, जो कपास की गुणवत्ता और उपज में सुधार को लेकर है। 6 वर्ष का दल मिशन है, याद करो, 5 का कपास, 6 का दलहन मिशन। दलहन मिशन में ध्यान रखो 3 चीजें हैं, अरहर, उड़द, मसूर, ये तीनों ही जो आती है एमएसपी में आती है क्या, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद एमएसएमई है, तो पूरा का पूरा जो है आपके लिए ये। थोड़ा ध्यान रखो, भारत में जेंडर बजट को लेकर प्रक्रिया 2005-6 में शुरू हुई थी। ठीक है। और महिलाओं पर सरकारी बजट के प्रभाव का एवोल्यूशन करने और लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए एक एनालिसिस इक्विपमेंट है, एनालिटिकल इक्विपमेंट है ये जेंडर बजट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबको पता है 2015, मातृ वंदना योजना 2017। ठीक है। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम स्टेप, स्टेप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। स्टैंड अप इंडिया हो गया। स्वास्थ्य सेवा को लेकर बजट में काफी वृद्धि देखी गई, 11% ज्यादा वृद्धि देखी गई है। आप देखो लगभग 2014-15 में इतना बजट था, उसके बाद आप देखोगे हेल्थ बजट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सरकारी योजनाएं। ठीक है। आयुष्मान भारत पहल की बात हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात हो, आयुष्मान भारत योजना की बात हो, जिसमें 5 लाख रुपए शामिल है प्रति परिवार। स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को लेकर बात हो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को बात हो। ठीक है। हील इन इंडिया ध्यान रखना, ये पहल। जल जीवन मिशन आपको पता ही है कब शुरू हुआ, क्या है, बजट एलोकेशन तो काफी पुराना है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना 2026 तक हर ग्रामीण घर में पाइप उपलब्ध कराना। पहले 2024 था, 2026 कैसे कर दिया, बढ़ा दी क्या। जल जीवन मिशन 55 लीटर पानी। ठीक है। भारत यूई ने जो है सीपीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। भारत ऑस्ट्रेलिया ने ईसीटीए किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है। इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक को लेकर एक प्रोग्राम है यूलिप, यूएलआईपी, एकीकृत यूनाइटेड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ठीक है। और एक ट्रेड नेट है, भारत ट्रेड नेट है, जो सिंगापुर के ट्रेड नेट पर आधारित है। व्यापार प्रलेखन और वित्त को सुव्यवस्थित करना। पूछा जा सकता है भारत ट्रेड नेट का क्या ऑब्जेक्टिव है। रैम्प और टाइज योजना है, जो ये एमएसएमई की योजना है, उत्पादकता और बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए। जेम जैसा प्लेटफॉर्म है, वैश्विक सार्वजनिक खरीद में भाग लेने के लिए। ओएनडीसी जो प्रोग्राम है, ठीक है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, सीमा पार ई कॉमर्स का विस्तार करना। पीडब्ल्यूसी ग्लोबल सीईओ सर्वे 2024 में भारत को शीर्ष 5 वैश्विक निवेश स्थलों में रखा गया है कि आप यहाँ निवेश कर सकते हो। तो वहां पर प्रगतिशील रुझान और रणनीतिक पहल को लेकर बात करें तो घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भरता को लेकर है। मेक इन इंडिया हो गया 2014 की स्कीम है। पीएलआई योजना ध्यान रखना है, 14 सेक्टर में और लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो लेबर कोड है वो 4 बन गए हैं, तो अभी बहुत इजी हो गया ये काम। और लॉजिस्टिक प्रदर्शन जो इंडेक्स है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक का है, एलपीआई इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो का है, वीपो। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। एफडीआई में वृद्धि देखी गई है। ठीक है। जेम को लेकर बात हो रही है, सेमीकंडक्टर मिशन की बात हो रही है, 76,000 करोड़ का है। पीएम गति शक्ति की बात हो रही है, नेशनल
इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात हो रही है जो 111 लाख करोड़ की है, रेलवे की बात हो रही है, एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात हो रही है, ठीक है, एफडीआई की बात हो रही है। एफडीआई में थोड़ा ध्यान रखो यहाँ पे पॉइंट कि बीमा में एफडीआई जो है वो अभी पहले 74 थी, अब इसको 100 कर दिया है, तो ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो मेनली कुल मिला के रिवीजन ही हो रहा होगा आपका, तो ठीक है ना। फीड थोड़ा ध्यान रखना, ये क्या है, NABFID, तो ये नेशनल बैंक फॉर आईसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण वृद्धि के माध्यम से बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमारा जो एक मिशन है, मैन्युफैक्चरिंग मिशन, फर्दरिंग मेक इन इंडिया, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जा सकता है और आएगा क्वेश्चन। ये मिशन ध्यान रखो, ये 2030 तक का टारगेट है, और कितना, जीडीपी 25%, मतलब विनिर्माण इन मैन्युफैक्चरिंग में जीडीपी की जो हिस्सेदारी वो कितनी होनी चाहिए, अभी 16-17 है, वो होनी चाहिए 25। कब तक होनी चाहिए, 2030 तक। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में आया था, तो वो ये था कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये था 2030 तक विनिर्माण जीडीपी हिस्सेदारी का 25%, 2025 तक 25%, 2047 तक 30%, 2030 तक 30%। तो ऐसे याद करो, ठीक है, पूछा जाएगा। पीएलआई योजना हमने पढ़ ली, 14 प्रमुख सेक्टर की बात हो गई हो। अब एमएसएमई को देख लो। एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में 35% हिस्सा है, जीवीए का 30% हिस्सा है, रोजगार लगभग 25 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। तो ये है एमएसएमई, ठीक है। अभी एमएसएमई की परिभाषा को लेकर भी कुछ चेंजेस हुए थे 2025 में, बताओ किसको याद है, माइक्रो में कितना, स्मॉल में कितना, मीडियम में कितना, ठीक है, याद है कि नहीं है। माइक्रो स्मॉल मीडियम 2.5, 25, 125, ठीक है। यहाँ पर ये तो इन्वेस्टमेंट को लेकर है। टर्नओवर कितना, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब ये चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि आप एग्जाम आप देने जा रहे हो। अगला है निर्यात संवर्धन मिशन, जो कि एक्सपोर्ट संवर्धन मिशन। ये क्या है, ऋण पहुंच को बढ़ाना, गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करना और सीमा पार फैक्टरिंग को बढ़ावा देने के लिए इतने पैसे। भारत ट्रेड नेट हमने पढ़ दिया, BTN, ठीक है। भीम यूपीआई, तो भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी, एक मोबाइल ऐप है जो यूजर को यूनिफाइड पेमेंट का उपयोग करके भुगतान करने और पैसे भेजने की अनुमति देता है। गोकुल मिशन है, 2021 से 26 का है। अब कुछ एक फैक्ट है, 2-3 है। भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप 2025 तक उत्पादित की जाएगी, और ये ध्यान रखना, भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन के लिए तैयार है। और मध्य प्रदेश में 85 सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं। भोपाल और जबलपुर में 2 नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर है। साथ में ये देखो, भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात इतना है और शीर्ष 3 निर्यात श्रेणियों में शुमार है, ठीक है। AI कोर्स हो गया, जैसे इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। तो AI कोसा क्या है, ठीक है। AI सैंडबॉक्स क्या है, जो AI रिसर्च और डेवलपमेंट को समर्थन करने के लिए एकीकृत विकास वातावरण। जयपुर में ये सम्मेलन हुआ था, मैंने आपको बताया था 2025 से 35 टारगेट है। ये हुआ था जयपुर 3R और सर्कुलर इकोनॉमी घोषणा, ठीक है। तो ये हनोई 3R घोषणा पर आधारित है ये। तो जयपुर में ये रीजनल 12वां रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, एशिया प्रशांत देशों ने जयपुर घोषणा को अपनाया। तो पूछा जा सकता है कि जयपुर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो ये है सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला समुद्री सुधार को लेकर सरकार वन नेशन वन पोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। और मैत्री प्लेटफॉर्म ध्यान रखो, मैत्री मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस, ठीक है। अगला है भारत सेमीकंडक्टर मिशन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक के बीच में राजकोषीय सहायता समझौता हुआ है। गुजरात के धोलेरा में भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण, तो पूछी जाएगी गुजरात के धोलेरा में, ठीक है।
खेलो इंडिया पैरा गेम है, बीच में कोई आ गया तो इसमें हरविंदर सिंह तीरंदाजी, धर्मवीर क्लब थ्रो, प्रवीण कुमार ऊंची कूद है, तो थोड़ा ध्यान रखा। पंचायती राज मंत्रालय से रिलेटेड तो फैक्ट है, काम के है नहीं, आप सबको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं, सब कुछ बता रखा है जब हमने वो डिस्कस किया था पॉलिटी के SCS के PYQ। अटल भूजल योजना है तो ग्राउंड वाटर को लेकर है। ठीक है, अब पूरा का पूरा ऑरेंज इकोनॉमी को लेकर एक डेटा है, इतना ही ध्यान रखना, ऑरेंज इकोनॉमी मतलब क्रिएटिव इकोनॉमी। ठीक है, इसके अलावा एक नाम आता है AVGC XR। AVGC मतलब एनिमेशन, VFX, गेमिंग और कॉमिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर है। ठीक है, तो उसको लेकर है। तो ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था, नारंगी अर्थव्यवस्था क्या है? तो ये एक ज्ञान ज्ञान क्षेत्र है जिसमें उद्योग शामिल है, जिसमें रचनात्मक वस्तु और सेवाओं के निर्माण, उत्पादन और वितरण को शामिल किया गया। इसमें क्या शामिल है पूछा जा सकता है, ऑरेंज इकोनॉमी में क्या शामिल है? विज्ञापन है, वास्तुकला है, डिजाइन है, फैशन है, प्रदर्शन कला है, दृश्य कला है, साहित्य है, फिल्म है, संगीत है, प्रकाशन है, फोटोग्राफी, सॉफ्टवेयर, R&D, डिजिटल। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्य है। राष्ट्रीय कार्यबल का लगभग 8% लोग इसमें काम करते हैं। ठीक है, भारत विश्व स्तर पर 5वां सबसे बड़ा M&E उद्योग है भारत का, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में। तो ये है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, कॉमिंग, कॉमिक्स, AVGC सेक्टर तो तेजी से डेवलप हो रहा है। क्रेडिट गारंटी योजना, तो ये CGCS सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए माध्यम से गारंटी प्रदान करके ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं की चूक से बचाता है। अभी अप्रैल 2025 से गारंटी सीमा इन्होंने बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी है, तो ध्यान रखना है ये। ठीक है, गारंटी कवरेज अलग अलग है इनका, महिलाओं के लिए 90% है, SC ST के लिए 85% है, तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। MSME को समर्थन देने वाली प्रमुख योजनाएं देखो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो गैर कृषि क्षेत्र में काम करता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो आप सब जानते हो 2015, PM विश्वकर्मा योजना ये नहीं है। ठीक है, इसमें 18 कैटेगरी में 3 लाख तक का लोन मिलता है सरकारी अनुदान के साथ, कौशल उन्नयन, टूल किट, डिजिटल प्रोत्साहन, रियायती लोन के साथ, पारंपरिक कारीगरों को समर्थन करने के लिए। ठीक है, ऐसे याद करो, ये माइक्रो, ये स्मॉल, ये मीडियम, तो ये तो इन्वेस्टमेंट को लेकर है, और ये टर्नओवर को लेकर है। टर्नओवर है 2.5, 25, 125, ऐसे याद करो। ये याद करो 10, 100 और 500। ठीक है, अब पूछा गया कि 500 करोड़ टर्नओवर है, 125 करोड़ निवेश किया है, तो वो किस में आएगा? मीडियम में। ठीक है, इतना याद कर लो बस। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी जनवरी से जून को लेकर। अब हम बात करेंगे जुलाई से दिसंबर। जुलाई से दिसंबर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो अपन इसको एक बार और देखो। बाकी तो क्या है, चीजों का करना है रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, घबराना नहीं है, आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन को पकड़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है और बस खुद पे भरोसा रखना है। बाकी हमने खूब मेहनत करी है। ये शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है, तो ऑपरेशन सिंदूर में आपको बता ही देता हूं पहले ही, भाई ज्यादा मेहनत क्यों करें। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था।
तो पूरा का पूरा आतंकवादी और इनसे रिलेटेड है, तो हमारे तो ये काम का आर्टिकल है नहीं। फिर दे रखा है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये जो पहल है ये 2019 को बना था। सीडीएस एक 4 सितारा जनरल और रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार टाइप से। सीडीएस की भूमिका क्या है, सीडीएस क्या है, ठीक है, पॉलिटी में कोई क्वेश्चन बने तो बन सकता है। तो हम करेंगे यहां से स्टार्ट, नाबार्ड वेयर हाउसिंग 8 से। तो आधा घंटा और बस, फिर उसके बाद अपन योजना कुरुक्षेत्र को लेकर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जरूर है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम ईएलआई, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ईएलआई स्कीम, जो रोजगार को लेकर है। इसमें 59 पेज है। शुरुआत में देखेगा नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है इससे रिलेटेड एक फैक्ट, एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, अपने काम का ये है कि भारत की कृषि और ग्रामीण प्रोफाइल को देख लेते हैं कि भारत की जो 70% आबादी वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, शहरी 31.1% है, तो बाकी ग्राम गांव में आ जाएगी अपने आप। ग्रामीण कार्यबल का लगभग 60% हिस्सा अभी भी कृषि में लगा हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि लगभग 40 से 48% लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ईंच लगा हुआ है। नीति आयोग का अनुमान है कि 2045 तक ग्रामीण आबादी 50% से ऊपर रहेगी। ये फैक्ट आपके मेंस में काम आते हैं। इसके अलावा जो हमारा खाद्यान्न लक्ष्य है 2025-26 के लिए, भारत का खाद्यान्न उत्पादन इतना है 354 मिली मैट्रिक टन, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य पॉइंट है। एआईएफ है, मैंने आपको बताया 1 लाख करोड़ का है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। उपज निधि पोर्टल है, तो ये लॉन्च स्वीकृति के लिए है। ये इसमें थोड़ा साइंस से पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ई कोलाई और सोलमोनेला बैक्टीरिया है। वायरस कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस। कवक कौन से होते हैं, तो एफ्लेटॉक्सिन, ठीक है। कीटनाशक भारी धातुएं कौन सी है, सीसा, आर्सेनिक। तो थोड़ा ध्यान रखना, इनकी वजह से जो है स्वास्थ्य पर काफी गड़बड़ प्रभाव पड़ रहा है। अब हम बात करें पेस्टिसाइड कंजप्शन में, तो भारत चौथे स्थान पर है विश्व में, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लागू हुआ बताओ जरा। कृषि निर्यात नीति जो हमारी है 2018 की है। तो हमारा टारगेट था 2022 तक $60 बिलियन का कृषि निर्यात का लक्ष्य, लेकिन अभी भी हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं। फिर है कोऑपरेटिव वाला, तो कोऑपरेटिव वाले में तो कुछ याद नहीं करना है। अब एनडीसीबी मैंने बता दिया, एनसीसीबी। फिर आतंकवाद वाला आ गया, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आ गया। तो बताइए, जल जीवन मिशन 2019 का है, स्वच्छ भारत मिशन 14 का है, ओपन डेफिकेशन फ्री, और इनको लेकर बात की गई है। ये जरूर ध्यान रखना, WAHH की फुल फॉर्म क्या है।
तो वाटर सैनिटेशन हाइजीन, वाटर सैनिटेशन हाइजीन, वाटर सैनिटेशन हाइजीन, ठीक है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया था। हाँ, ये स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो हमें याद करनी है। तो इसका स्कीम का नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। ये स्कीम क्या है, तो रोजगार नौकरियों को बढ़ावा देना, भारत का निर्माण करना, और एक गेम चेंजर के रूप में ये लाई योजना। तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, भारत सरकार द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार क्षमता को बढ़ाना और विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना। साथ में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई परिवर्तनकारी पहल है। केंद्रीय बजट याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 योजनाओं को प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया है। इसमें 5 योजनाएं हैं, ठीक है, मर्जर किया है, और 2024-25 की योजना है, पहले तो ये याद करो, ठीक है। योजना स्टार्ट हुई है 1 अगस्त 2025 को, और इसका टारगेट है, पैसा इतना है 99,446 करोड़ रुपए अनुमानित, इतना खर्चा आएगा, मतलब ये बोला गया है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसके, आर्थिक अवसरों तक समान पहुंच, बेरोजगारी कम करें, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें, उद्योग कार्यबल को मजबूत करना और समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्लेस ए स्पेशल फोकस ऑन द, स्पेशल इसका फोकस किसका है, विनिर्माण सेक्टर पर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है। दूसरा है इसका रोजगार सृजन पर है। तीसरा है इसका जो रोजगार उत्पादकता को बढ़ावा देना, ठीक है। और चौथा है सोशल सिक्योरिटी को लेकर। टोटल इसका खर्चा है 99,446 करोड़, और 35 मिलियन जॉब क्रिएट करनी है 2 साल में। टाइम फ्रेम 2 साल का ध्यान रखना है, 2027 तक ही है ये। आपको लगेगा 10 साल या 5 साल, नहीं, 2 साल में 35 मिलियन जॉब क्रिएट करना, मतलब 3.5 करोड़ जॉब मोदी जी ने टारगेट दिया था ना, वही, ठीक है। स्कीम का नाम चेंज कर दिया इन्होंने, पहले स्कीम का नाम कुछ और था। टाइम ड्यूरेशन याद करो 31/7/2027, ठीक है। तो इसके लिए हम ये करेंगे। अटल पेंशन योजना आप सब जानते हो, पीएम श्रम योगी मानधन योजना 3,000 रुपए की मासिक पेंशन आप सब जानते हो, आयुष्मान भारत सब पढ़ा रखा, पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों के लिए, मिशन लाइफ, सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ। स्टार्टअप ई गवर्नेंस में उमंग, ई पता, ई सहमति पोर्टल, ठीक है, भारत नेट परियोजना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वयं, पीएम ई विद्या, डिजिटल इंडिया, भाषिनी, सब सरकारी सेवा वाले प्रोग्राम, डिजी लॉकर, आधार, जीएसटी, पेंशन, ठीक है। तो मेंस वाले डेटा है। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता, तो ये इनके बीच में समझौता जो हुआ वो हुआ सीटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, और ये हुआ कब है, ट्रेड एग्रीमेंट जुलाई 2024 को, भारत यूके का जुलाई 2025 को। ये जब आप इकोनॉमिक सर्वे का सर्विस सेक्टर पढ़ोगे ना, तो वहां पे ये 3 आपको जो है दिखेंगे ये। तो इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना, ग्रामीण रोजगार को पैदा करना, ठीक है। और ये ब्रेक्जिट के बाद भारत के ग्लोबल ट्रेड में एक फुटमार्क है। वर्तमान में आप देखोगे भारत ब्रिटेन का व्यापार $56 बिलियन होता है, 2030 तक दुगुना टारगेट है। एक तो ये है टारगेट, याद करो सीटा का, 56 से 2 कर दिया, मतलब लगभग अब 100 बिलियन से ऊपर हो जाएगा। दूसरा, भारत के 99% निर्यात के लिए शुल्क मुक्त पहुंच है, 99% निर्यात के लिए, जिसमें क्या आता है, कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न, आभूषण, ये इंडिया निर्यात करता है, ठीक है। और 3 वर्षों में कृषि निर्यात में 50% से अधिक की वृद्धि की उम्मीद बोली गई है। तो ये खास करके अंगूर, झींगा, प्याज, शहद, ये वाले, ठीक है। कैरियर के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण, बिल्कुल भी इसमें कुछ फैक्ट नहीं है। यूपीएससी में और इनमें निबंध लिख सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है,
तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें एक जो है पूछा जा सकता है। शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय पोषण माह 2018 में शुरू हुआ था। आरटी एक्ट 2009 का है। वन अधिकार अधिनियम 2006 का है। ये ध्यान रखो। दिव्यांग एक्ट जो है 2016 का है, इसमें 21 कैटेगरी है, 21 श्रेणियां इसमें शामिल है कि कौन दिव्यांग होगा कैसे। दो 2018 में पोषण अभियान शुरू हुआ था और इसकी थीम याद कर लो, ये है 25 की थीम है, स्वच्छ नारी सशक्त परिवार मोटापा रोकथाम। मोटापे को लेकर बात हुई है। तो बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ जरा। मोटापे को लेकर पूरा आर्टिकल है, पूरा का पूरा मोटापे को लेकर। ठीक है, तो ये योजना और कुरुक्षेत्र को हमने डिस्कस किया। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलते हैं अब हम एक और क्लास के साथ। जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने का एक साथ करंट अफेयर उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।